So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of D block. तो पिछले क्लास में हम लोग डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे और हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज को स्टडी करना. एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी जस्ट टेल यू कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो वैल्यूज हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं एक तो आयनाइजेशन एनर्जी जो बताया वो इंपॉर्टेंट है और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट, तो मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ तो इसको देखो जरा एक बार. तो यहाँ पे कल जो हम लोग देख रहे थे, कल हमने वैल्यूज देखे थे m से m+2 के लिए. कल हमने वैल्यूज देखे थे m से m+2 के लिए, ये वैल्यूज देखे थे हमने. ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज देखे थे. मैंने कहा था यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए गए और इन्हीं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज से हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यूज निकाल लिए थे. ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि टिटानियम से टिटानियम+2 जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने निकाल लिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल. राइट, उसी तरह से वैनाडियम से वैनाडियम+2, क्रोमियम से क्रोमियम+2, सारे वैल्यूज को हमने क्या किया, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, राइट. और फिर इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से मैंने कल दो बातें बताई थी कि फॉर अ रिएक्शन m से m+2, m इज सॉलिड एंड m+2 इन द एक्वस, द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कटायन और रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, क्योंकि मेटल रिएक्ट करके मेटल कटायन बना रहा है ना, तो मेटल कटायन का स्टेबिलिटी एंड मेटल का रिएक्टिविटी. मेटल कटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा मेटल उतनी जल्दी इस कटायन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा. मतलब मेटल का रिएक्टिविटी एंड मेटल कटायन का स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ m+2 एंड रिएक्टिविटी ऑफ m, इट इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि यहाँ पे मेटल की बात करें तो मेटल्स का एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन होता है, तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा. उसी तरह से क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑपोजिट चलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा. तो स्टेबिलिटी ऑफ m+2 या रिएक्टिविटी ऑफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्सीडेशन फॉर m से m+2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E0 रिडक्शन फॉर m+2 से m. ठीक है, अच्छा, अब कल का लेक्चर खत्म करते करते मैंने एक ऑर्डर बताया था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर, जैसे मैंने ऑर्डर बताया था इस तरह से, फॉर m से m+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन. समझा गया? तो आई टोल्ड यू द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कल मैंने जल्दी में बता दिया था, आज हम लोग उसको देख लेते हैं कि वो हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन कैसे याद करना है. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ m+2 for 3D series, for 3D series. समझेगा? This will be directly proportional to what? E0 oxidation for m से m+2. तो जिसका E0 ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा उसके कटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा. और यहां से हम लोग वैल्यूज को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इस वैल्यू के हिसाब से हमने कल देखा था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो मैंने कल बताया था, मैक्सिमम E0 ऑक्सीडेशन किसका है, टिटानियम का है, फिर वैनाडियम का है, फिर मैंगनीज का है. समझे क्या? उसके बाद किसका है, फिर ये क्रोमियम का है, देन आयन है, देन कोबाल्ट है, देन क्या है, निकेल है. राइट, एंड कॉपर सबसे कम है. फिर जिंक को भी हमने एडजस्ट कर दिया था, जिंक जो है क्रोमियम के बाद आके एडजस्ट हुआ था. ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता होना चाहिए बिकॉज इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं. तो इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो 3D सीरीज का ऑर्डर हम जानते हैं, स्कैंडियम नहीं दिया गया है तो स्कैंडियम हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे. 3D सीरीज का जो हम लोग ऑर्डर जानते हैं वो हम जानते हैं टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक. ये हम लोग नॉर्मल ऑर्डर हम लोग ऐसा जानते हैं. अब अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन बताना है, ये सब कैसे हैं, ये सब +2 के कटायंस हैं. ऑल दीज आर द कटायंस इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये सब के सब कटायंस हैं +2 के. दे ऑल दीज आर द कटायंस ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो हमें याद कैसे करना है, हम क्या करेंगे, हम क्रोमियम और मैंगनीज को इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, मैं आसान तरीका बता रहा हूं. +2 कैटायंस का स्टेबिलिटी को कैसे याद करना है, तो क्रोमियम और मैंगनीज के ऑर्डर को इंटरचेंज कर देंगे. तो टिटानियम +2
more stable than vanadium plus 2, equally stable manganese plus 2, समझे क्या? राइट. एंड देन व्हाट? देन क्रोमियम प्लस 2. और मैंने क्या बताया? क्रोमियम प्लस 2 के जस्ट बाद ई नॉट ऑक्सीडेशन किसका? जिंक का है. तो क्रोमियम प्लस 2 के बाद किसको ले आओ? क्रोमियम प्लस 2 के बाद जिंक को ले आओ, Zn प्लस 2. एंड देन बाकी को एज इट इज कंटिन्यू करा दो. किस तरह से? फेरस, कोबाल्ट प्लस 2, निकल प्लस 2 एंड व्हाट? एंड कॉपर प्लस 2. समझे क्या? राइट. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट. स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस 2 इन एक्वस सोल्यूशन. तो ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस 2 इन एक्वस सोल्यूशन इस तरह से बेसिकली इट डिक्रीजेस इन दिस मैनर. ठीक है. अच्छा, उसी तरह से अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ M, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ M इन विच रिएक्शन? M से M प्लस 2, aqueous plus 2 electron. So this again will be directly proportional to what? E naught oxidation from M से M plus 2, right? And inversely proportional to E naught reduction from M plus 2 से M. Similarly, this is also directly proportional to E naught oxidation and inversely proportional to what? E naught reduction from M plus 2 से M. समझे क्या? तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हमने कैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा वही ऑर्डर होगा मेटल के रिएक्टिविटी का. तो क्या है? टिटानियम, वनाडियम. पहले जो हमने ऑर्डर याद किया पहले उसको लिख लेते हैं. टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. समझे क्या? तो मैंने क्या बताया? इसको कैसे याद करना है हमें? इसको हमें कैसे याद करना है? किस तरह से याद करना है? मैंने क्या बताया? क्रोमियम और मैंगनीज के पोजीशन को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो और जिंक को क्रोमियम के बाद लाके डाल दो. तो टिटानियम, वनाडियम सिमिलर टू मैंगनीज, then chromium, and then bring over zinc, bring in zinc over here after chromium. chromium के बाद zinc को ले आओ. ठीक है? This is zinc, then we have iron, then we have cobalt, then we have nickel, and then we have what? Copper. समझे क्या? तो यहां से क्या बताएंगे? यहां से इस ऑर्डर में हमें क्या दिख रहा है? रिएक्टिविटी फॉर M से M प्लस 2, M से M प्लस 2 जाने के लिए रिएक्टिविटी क्या? डिक्रीजेस. समझे क्या? और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन M से M प्लस 2 डिक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में. एंड ई नॉट रिडक्शन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. अब जो अगला पॉइंट बताऊंगा वहां से क्वेश्चन आता है. ई नॉट रिडक्शन M प्लस 2 से M इंक्रीजेस. मेटेरियल्स के लिए हम लोग मेजर फोकस कहां पे डालते हैं? ऑक्सीडेशन में डालते हैं. तो जो कॉपर है, कॉपर का पूरे 3D में कॉपर का ई नॉट ऑक्सीडेशन M से M प्लस 2 पूरे 3D सीरीज में कैसा है? मिनिमम है. एंड पूरे 3D सीरीज में इसी कॉपर का ई नॉट रिडक्शन M प्लस 2 से M पूरे 3D सीरीज में कैसा है? मैक्सिमम है. समझे क्या? राइट. उसी तरह से टिटानियम के केस में पूरे 3D सीरीज में ई नॉट ऑक्सीडेशन M से M प्लस 2 ये कैसा है? मैक्सिमम है. ये ध्यान, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड ई नॉट रिडक्शन M से M प्लस 2
ये कैसा है, मिनिमम है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि m से m+2 पूरे 3D सीरीज में, मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन पूरे 3D सीरीज में किसका मैक्सिमम है, टिटानियम का मैक्सिमम है। पूरे 3D सीरीज में ई नॉट रिडक्शन किसका मैक्सिमम है, कॉपर का मैक्सिमम है, समझेगा। तो इस पे ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। तो अभी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, आगे वाले पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो आगे वाले पॉइंट्स में हमें क्या मिलेगा, आगे वाले पॉइंट्स में मिलेगा कि पॉइंट नंबर 3, इसका एक बार डिस्कशन करते थे कि वाला पॉइंट एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं कि इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन उठने के। लेस नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यूज लेस नेगेटिव, मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यूज लेस पॉजिटिव। लेस नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ई नॉट रिडक्शन और लेस पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन along the series is due to increase in the first and the second ionization energy। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, लेस पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन अलोंग द सीरीज। तो देखो जरा, अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स को छोड़ दें 3D सीरीज में, अगर हम लोग एक दो मेटल्स को छोड़ दें तो बाकी सब में हमें दिखाई देगा कि ई नॉट ऑक्सीडेशन के वैल्यूज कैसे होते जा रहे हैं, लेस पॉजिटिव होते जा रहे हैं। देखो जैसे ये +1.63 +1.18 +0.91, अगला वाला मैग्नीज छोड़ दे तो उसका रीजन भी बताऊंगा। फिर +0.91 से 0.44 0.28 0.25, यस नॉट, फिर 0.25 से -0.34, अभी जिंक को भी छोड़ देते हैं। तो ये वैल्यू कैसा होता जा रहा है, लेस पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है। मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन जो है अक्रॉस द सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अक्रॉस द सीरीज ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि कोई सा भी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर कोई सा भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, m से m+n इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा फीजिबल कब है, जब इसका डेल्टा जी नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू हाईली नेगेटिव विच इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑक्सीडेशन, एंड दिस ई नॉट ऑक्सीडेशन इज हाईली पॉजिटिव। ये तभी फीजिबल होता है ये वाला रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, डेल्टा H टोटल माइनस T डेल्टा S टोटल, मतलब दिस शुड बी कैसा, हाईली नेगेटिव। तो डेल्टा G विल बी हाईली नेगेटिव, मतलब ये वाला पूरा टर्म शुड बी हाईली नेगेटिव। ये वाला पूरा टर्म विल बी हाईली नेगेटिव व्हेन डेल्टा H टोटल, मैंने ऑलरेडी बताया डेल्टा H टोटल इज व्हाट, लीस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। और क्योंकि डेल्टा H टोटल क्या होता है, डेल्टा H टोटल होता है, डेल्टा H टोटल क्या होता है, डेल्टा H टोटल होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, समझे क्या, ये पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव होता है, ये दोनों वैल्यूज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो डेल्टा H टोटल कैसा होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब पॉजिटिव वैल्यूज कम से कम हो, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो, समझे क्या। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ई नॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू जो है पूरे 3D सीरीज में, अगर हम अक्रॉस अ सीरीज जा रहे हैं, अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज जा रहे हैं, पूरे के पूरे 3D सीरीज में क्या होता जा रहा है, लेस एंड लेस पॉजिटिव होता जा रहा है। लेस एंड लेस पॉजिटिव होने का भाई देखो एक ही रीजन है, एक ही मतलब है कि अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज जाएंगे, इनका लैटिस स्ट्रेंथ तो लगभग एक ही रहता है, बिकॉज सब में मेटालिक बॉन्डिंग, सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी सबका सेम होगा। इंक्रीज क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या। हमने यहां पे देखा है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड कैसा इरेगुलर होता है, मगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड में कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होती है, लगातार ऐसा डाउन आएंगे तो लगातार आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझेगा। तो अगर लगातार सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वाला वैल्यू फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, क्रोमियम को मान लो कि क्रोमियम का पोजीशन यहाँ पे नहीं है, क्रोमियम का पोजीशन इसके बाद आया है, तो बस एक क्रोमियम को हटा दो, बाकी सबका ई नॉट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा होगा, फिजिबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा, समझेगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा। अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन लेस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसी हिसाब से ई नॉट रिडक्शन भी कैसा है, लेस नेगेटिव है, समझेगा। तो लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन अलोंग द सीरीज इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द फर्स्ट एंड द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस द सीरीज, ठीक है। अब अगला वाला पॉइंट देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट की हम बात करते हैं। अब देखो अगला वाला पॉइंट पहले मैं पढ़ता हूं। अगले वाले पॉइंट में क्या लिखा गया है, द वैल्यूज ऑफ ई नॉट रिडक्शन
for manganese, zinc and nickel are more negative. Values of E0 reduction for manganese, zinc and nickel are more negative, और यहां पे मैं लिंक निकालता हूं, और जैसे ये है ना आर मोर नेगेटिव, यहां से मैंने लिखा और फिर यहां से अपने बुक में नोट कर लेना, और E0 oxidation values for these metals, E0 oxidation value is more positive than expected. समझ गया? तो पहले इसका मतलब क्या हुआ? चलो भाई पहले इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं, राइट? अब देखो जरा, E0 oxidation value is more positive than expected. तो हम लोग E0 ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग E0 ऑक्सीडेशन में फोकस करते हैं. E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू इज मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड, तो डेफिनेटली E0 रिडक्शन क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड हो जाएगा. E0 ऑक्सीडेशन मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड मतलब क्या? E0 ऑक्सीडेशन मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड मतलब क्या? ये जो रिएक्शन है M से M+2+2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोर फीजिबल फॉर मैंगनीज, जिंक एंड निकल. फॉर मैंगनीज, जिंक एंड निकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज मोर फीजिबल दैन एक्सपेक्टेड. इसी वजह से इनका E0 ऑक्सीडेशन इज मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड. तो डेफिनेटली अगर ये वाला रिएक्शन मोर फीजिबल दैन एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली इस वाले रिएक्शन का जो डेल्टा जी है मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड है. एंड अगर डेल्टा जी मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली E0 ऑक्सीडेशन क्या है? मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड, मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड. तो अभी इसको मैं ऑब्जर्व कराता हूं तुम्हें, पूरा इसका ये फील कराता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि वाई E0 ऑक्सीडेशन इज मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो पहले जैसा भी मैंने बताया, E0 ऑक्सीडेशन मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? E0 ऑक्सीडेशन मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि डेल्टा जी इस पे डिपेंड करता है और इससे रिलेटेड है. ठीक है, तो मतलब E0 ऑक्सीडेशन डेल्टा एच टोटल और डेल्टा एच पे, डेल्टा एच तो छोड़ दो, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं उसका, बचा क्या? डेल्टा एच टोटल. डेल्टा एच टोटल के बारे में क्या है? डेल्टा एच टोटल शुड बी लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, जैसा मैंने अभी बताया. फॉर E0 ऑक्सीडेशन टू बी मोर पॉजिटिव, डेल्टा एच टोटल शुड बी लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव. ठीक है, डेल्टा एच टोटल शुड बी लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये कैसे होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. मतलब इट देयर शुड बी मोर हाइड्रेशन एंड देयर शुड बी लेस आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, जो मैंने बताया. अच्छा, तभी क्या होगा? तभी E0 ऑक्सीडेशन कैसा होगा? मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड आएगा. तो चलो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा सच में है कि क्या ये बस अफवाह है कि E0 ऑक्सीडेशन फॉर मैंगनीज, जिंक एंड निकल इज मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड. ठीक है, चलो स्कैंडियम का तो दिया नहीं गया, स्कैंडियम का रीजन अभी बता दूंगा क्यों नहीं दिया गया. टिटेनियम देखो जरा, टिटेनियम से टिटेनियम +2 जा रहे हैं, तो E0 ऑक्सीडेशन कितना दिया गया? +1.63 दिया गया. ठीक, बराबर. वैनाडियम से वैनाडियम +2 जा रहे हैं, तो E0 ऑक्सीडेशन कितना दिया गया? +1.18 दिया गया. बराबर. ठीक है, तो टिटेनियम से वैनाडियम आए तो डिक्रीज कितने का आया? +1.63 से +1.18. डिक्रीज कितने का आया? डिक्रीज आया 0.45 का. ठीक, अच्छा, वैनाडियम से हम लोग क्रोमियम आए तो फिर से क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. वैनाडियम से क्रोमियम आए तो फिर से क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. डिक्रीज दिखाई दे रहा है 1.18 से 0.91. तो डिक्रीज कितने का दिख रहा है? 1.18 से 0.91. कितने का डिक्रीज दिख रहा है हमें? 0.27 का डिक्रीज दिख रहा है. वैनाडियम से क्रोमियम आए तो डिक्रीज कितने का दिख रहा है हमें? डिक्रीज हमें दिखाई दे रहा है 0.27 का डिक्रीज हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो अब अगर हम लोग यही ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसा हमें दिख रहा है, टिटेनियम से वैनाडियम गए, E0 ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुआ. वैनाडियम से क्रोमियम गए, E0 ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुआ. तो उसी हिसाब से क्रोमियम से मैंगनीज जाने पर भी E0 ऑक्सीडेशन डिक्रीज होना चाहिए. अगर हम यही वाला डिक्रीज पकड़ लें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज अगर हम यही पकड़ लें 0.27, तो 0.91 से 0.27 से डिक्रीज होना चाहिए. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैंगनीज शुड बी कितना? 0.64. 0.91 में से 0.27 को डिक्रीज कर दो, माइनस कर दो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैंगनीज से मैंगनीज +2 शुड बी कितना? 0.64. मगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.64 नहीं है, ये कितना है एक्चुअल वैल्यू? 0.1.18 है. मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंगनीज का, मैंगनीज से मैंगनीज +2 का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना? 0.64 है, गोइंग एज पर द ट्रेंड, बट एक्चुअल वैल्यू कितना है? +1.18. तो मैंगनीज का ये वाला जो वैल्यू इट इज मोर पॉजिटिव दैन एक्सपेक्टेड. अच्छा, अगर इसका E0 ऑक्सीडेशन एक्सपेक्टेड इज कितना? 0.64. तो उसी तरह से इसी मैंगनीज का रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड कितना रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड कितना रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड रहेगा -0.64.
क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड प्लस 0.64 है तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड कितना माइनस 0.64, मगर रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल कितना माइनस 1.18, मतलब क्या मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। वही जो मैं बात कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड फॉर मैंगनीज जिंक एंड निकल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड कितना है प्लस 0.64, तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड कितना है माइनस 0.64। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना है मगर है कितना एक्चुअली माइनस 1.18। तो मैंगनीज के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। बात समझेगा, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, आगे बढ़े जरा, अगर हम लोग यहां पे आगे देखते, ठीक है। उसी तरह से मैंगनीज का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था 0.64, 0.64 से हम लोग आयन पे 0.44, फिर से देखो क्या हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर आयन 0.44 से हम लोग कोबाल्ट कितना होगा 0.28, तो 0.44 से 0.28 कितना डिक्रीज आया, ये डिक्रीज कितना आया 0.16 का डिक्रीज आ गया। यहां पे जो डिक्रीज हमें रिपोर्ट हो रहा है, ये डिक्रीज कितने का रिपोर्ट हो रहा है, डिक्रीज हमें रिपोर्ट हो रहा है 0.16 का रिपोर्ट हो रहा है, डिक्रीज रिपोर्ट हुआ है। यहां पे जो डिक्रीज रिपोर्ट हुआ है वो कितना है 0.16 से डिक्रीज जो है वो रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेड मैंगनीज 0.64 से आयरन डिक्रीज से निकल कोबाल्ट डिक्रीज। अब अगर हम नीचे जाएंगे तो अगर हम मिनिमम इतना ही डिक्रीज एक्सपेक्ट कर ले, अगर मिनिमम इतना ही डिक्रीज एक्सपेक्ट कर लिया जाए तो निकल से निकल +2 जाने के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना होना चाहिए 0.28 में से 0.16 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 0.12। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.12 है मगर एक्चुअल वैल्यू कितना ई नॉट ऑक्सीडेशन का +0.25, तो फिर से निकल का ई नॉट ऑक्सीडेशन इज व्हाट मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कितना है +0.12 मगर एक्चुअल वैल्यू कितना है +0.25, तो निकल का भी द ई नॉट ऑक्सीडेशन इज मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड, समझेगा, राइट। तो निकल का भी ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा है, मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। उसी तरह मैंगनीज का भी ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा है, मैंने देखो ऐसा बना के लिखा हुआ है, यहां से मैं एरो बना के लिखा हुआ है, इट इज अगेन व्हाट मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। निकल का भी मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड और मैंगनीज का भी मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। तो निकल से निकल +2 के लिए, निकल से निकल +2 के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन एक्सपेक्टेड कितना है +0.12 मगर है कितना +0.25, मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। उसी तरह से ई नॉट रिडक्शन एक्सपेक्टेड कितना रहेगा, क्योंकि ई नॉट ऑक्सीडेशन एक्सपेक्टेड कितना है +0.12, तो ई नॉट रिडक्शन एक्सपेक्टेड कितना रहेगा, ई नॉट रिडक्शन एक्सपेक्टेड विल बी -0.12, ठीक है। तो ई नॉट रिडक्शन एक्सपेक्टेड विल बी कितना -0.12 मगर है कितना -0.25, तो ई नॉट रिडक्शन इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ई नॉट ऑक्सीडेशन इज मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड, समझेगा। फॉर व्हाट, फॉर मैंगनीज जिंक एंड निकल, समझेगा। तो अभी हमने देखा मैंगनीज एंड निकल, तो नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू जिंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो यहां से हमारे पास हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है कि निकल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 0.12, तो इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू पकड़े तो 0.12 से 0.34 डिक्रीज हो गया, 0.12 से -0.34 कितने का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कितने का हुआ, ये जो डिक्रीज हुआ कितने का हुआ 0.46 का डिक्रीज हो गया ना। 0.12 में से 0.46 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.12 हाँ मतलब ठीक है ना, 0.34 माइनस 0.12 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.46 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.46 समझेगा, 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यस। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमें जाकर के आ जाएगा -0.34 आ जाएगा, 0.46, 0.12, हाँ 0.46 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.34 आ जाएगा हमारे पास। तो 0.12 से कितना डिक्रीज हुआ, 0.46 का डिक्रीज हो गया, तो कितना आया -0.34, कॉपर से कॉपर +2 का। तो अगर हम 0.46 के डिक्रीज कोई कांस्टेंट पकड़े तो -0.34 में से -0.46 को घटा दिया तो कितना होना चाहिए, -0.80 होना चाहिए, मगर जिंक का वैल्यू कितना है +0.76, तो एक्सपेक्टेड कितना है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 मगर है कितना +0.76, तो अगेन जिंक के लिए भी कैसा है, मोर देन एक्सपेक्टेड है, ई नॉट ऑक्सीडेशन इज मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर जिंक। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.80 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना एक्सपेक्टेड होगा, एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.80 है तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड होगा +0.80,
रिडक्शन पोटेंशियल एक्सपेक्टेड होगा कितना, प्लस 0.80, मगर एक्चुअली में कितना है, माइनस 0.76। तो ई नॉट रिडक्शन इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड एंड ई नॉट ऑक्सीडेशन इज मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। समझेगा, अभी समझ में आया होगा। तो चलो इसका रीजन देखते हैं, इसका रीजन क्या बता रहे हैं। ये वाला पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो पॉइंट पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वैल्यूज ऑफ ई नॉट रिडक्शन फॉर जिंक, मैंगनीज, निकल आर मोर नेगेटिव और ई नॉट ऑक्सीडेशन इज मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D5 in manganese plus 2, D10 in Zn plus 2। मतलब मैंगनीज के लिए जो रिएक्शन लिखा जा रहा है, मैंगनीज से मैंगनीज प्लस 2, मैंगनीज प्लस 2 कैसा, हाईली स्टेबल है। समझे क्या? तो मैंगनीज प्लस 2 अगर हाईली स्टेबल है तो मैंगनीज से मैंगनीज प्लस 2 जाना कैसा होगा, ज्यादा फीजिबल होगा, क्योंकि ये कैसा है, 3D5 है। उसी तरह जिंक से Zn प्लस 2, ये कैसा है, 3D10 है, ये भी कैसा, हाईली स्टेबल है। समझेगा, हाईली स्टेबल। तो Zn से Zn प्लस 2 जाने में कैसा है, हाईली फीजिबल होगा। मतलब मैंगनीज से मैंगनीज प्लस 2 वाला ऑक्सीडेशन इज मोर फीजिबल देन एक्सपेक्टेड, जिंक से Zn प्लस 2 वाला ऑक्सीडेशन इज मोर फीजिबल देन एक्सपेक्टेड। इसी वजह से इन दोनों के जो ई नॉट ऑक्सीडेशन है, ई नॉट Mn से Mn प्लस 2 इस कितना, प्लस 1.18 इंस्टेड ऑफ प्लस 0.64, मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। एंड उसी तरह इसका ई नॉट Zn से Zn प्लस 2 इस कितना, प्लस 0.76 इंस्टेड ऑफ माइनस 0.80, मतलब क्या, मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड। एंड करस्पॉन्डिंगली ई नॉट रिडक्शन कैसा, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद निकल का जो पॉइंट बता रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निकल का जो ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू, निकल से निकल प्लस 2 जाने के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड क्यों है, या ई नॉट रिडक्शन वैल्यू मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ निकल प्लस 2। निकल प्लस 2 का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच टोटल कैसा हो गया, लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव हो गया। तो अगर डेल्टा एच मोर नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच टोटल अगर लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, भी बताया। हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन कम से कम हो, तो उस केस में डेल्टा एच टोटल कैसा होगा, लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव होगा। समझे क्या? तो उस केस में क्या चीज पॉसिबल है, ई नॉट ऑक्सीडेशन मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड है। समझे क्या? तो ये वाला पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझे क्या? सो निकल प्लस 2 का हाइड्रेशन इज more than expected, high hydration, that is why E naught oxidation more than expected। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाले पॉइंट में आते हैं। In spite of the fact that all metals, ये मैंने कल भी पढ़ाया था कि in spite of the fact that all metals except copper have negative E naught values, negative E naught values मतलब क्या, E naught reduction value, रिडक्शन की बात हो रही है। यहां पे कहीं पे भी E naught आ रहा है, मतलब वहां पे सब जगह सेंस क्या है, सेंस है रिडक्शन पोटेंशियल। हमें पता है दे हैव गॉट व्हाट, नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन वैल्यू या पॉजिटिव ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर हैव नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन या पॉजिटिव ई नॉट ऑक्सीडेशन, बट स्टिल दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक। समझे क्या? मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन डी ब्लॉक। समझे क्या? राइट, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब क्या कहने को बोला जा रहा है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक मेटल्स और ये डी ब्लॉक मेटल्स। समझे क्या? तो एस ब्लॉक मेटल से डी ब्लॉक मेटल जाएंगे तो हमें पता है पहला क्या, मेटालिक नेचर अक्रॉस अ पीरियड है ना, डिक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। देखो पॉजिटिव वाला वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। समझे क्या? इस वजह से ई नॉट ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, इस वजह से रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग नेचर क्या, इट डिक्रीजेस। तो डी ब्लॉक वाले मेटल्स से ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एस ब्लॉक वाले मेटल्स है। समझेगा?
सो ऑल्सो आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, ऑल्सो सब्लिमेशन एनर्जी इज हाई, समझे क्या? एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि डी ब्लॉक में लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डी ब्लॉक में मेटालिक बॉन्डिंग भी कोवलेंट बॉन्डिंग में, यहां पे बस क्या है, एस ब्लॉक में बस क्या है, पुअर क्या है, पुअर मेटालिक बॉन्डिंग है, डी ब्लॉक में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो सब्लाइम करना भी बहुत डिफिकल्ट है डी ब्लॉक वालों को, समझे क्या? राइट, सो व्हाई दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक, बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड पुअर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इस वजह से इनका ई नोड ऑक्सीडेशन कैसा है, कम है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग यहां पे आते हैं, ये वाला ट्रेंड, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई मेंस में भी पूछा गया, नीट में भी पूछा गया है, इस वाले ट्रेंड से, समझे क्या? M से M+2 का ट्रेंड मैंने सिखा दिया, उसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, कठिन पॉइंट्स नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे, मुझे पता है कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा है, मगर एक दो बार पढ़ोगे तो जिस तरह से मैं कवर कर रहा हूं चीजें फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है? फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमें डर नहीं रहेगा, ठीक है? नाउ अब चलो देखो, हम लोग इसकी बात करते हैं, E0 M+3 से M+2, ठीक है? सो लेट अस टॉक अबाउट दिस थिंग। तो यहां पे अगर हम M+3 से M+2 की बात करें, मतलब +3 कैटायन को +2 कैटायन में रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है? तो यहां पे भी हम जैसे हमने M से M+2 में डिस्कशन किया, उसी तरह हम यहां पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चलो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट पेज में आएंगे, हम इसके ऊपर बात करते हैं। अभी जैसा दिया गया उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? लेट अस सी, ये वाला ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इन दोनों ट्रेंड को कंबाइन करके मैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो है उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? तो हमें पता है कहां से, टिटानियम, वनाडियम, स्कैंडियम भी है इसमें जो है स्कैंडियम भी है, स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है? तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां पे मैं सबसे पहले लिखता हूं E0 रिडक्शन, जैसा हमें किताब में दिया गया है, और ये मैंने लिखा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इस पे ध्यान देना, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे देखो, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। M+3 से M+2 मतलब +3 से +2 में जाने का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? तो +3 से +2 में जाने का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, -0.37 स्कैंडियम के लिए, समझे क्या? +3 से +2 में जाने का रिडक्शन पोटेंशियल स्कैंडियम, अच्छा स्कैंडियम नहीं दिया गया, स्कैंडियम का वैल्यू मैं लिख देता हूं, दिस इज इसको मैं लिख देता हूं, फिर देन विल डिस्कस ऑल्सो, दिस इज हाई पॉजिटिव वैल्यू, हाई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? टिटानियम है -0.37, वनाडियम है -0.26, ठीक है? जैसा बुक में लिखा गया उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूं। क्रोमियम है -0.41, मैंगनीज है कितना, +1.57, +1.57, ठीक है? राइट, फिर उसके बाद आयरन है +0.77, +0.77, उसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना है, +1.97, ठीक है? अच्छा, ये वाले वैल्यूज लिखे मैंने। अभी इसी के बेसिस पे मैं क्या करता हूं, इसी के बेसिस में क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं पॉजिटिव लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे हाई वैल्यू, बस इतना लिख देता हूं हाई वैल्यू, मैं बस इसको ऐसे लिख देता हूं M+3 से M+2, तो ये हाई वैल्यू नहीं होगा, दिस इज वेरी लो, सॉरी, दिस इज वेरी लो, वेरी वेरी लो, समझेगा? उसी तरह से मैं क्या करता हूं,
मैं इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखता हूं, ई नॉट ऑक्सीडेशन M+2 से M+3। तो अगर स्कैंडियम का, ध्यान देना थोड़ा, स्कैंडियम का ई नॉट रिडक्शन अगर वेरी लो है तो ये कैसा होगा, ये वेरी हाई होगा। टिटेनियम का क्या हो जाएगा, +0.37। वनाडियम का क्या हो जाएगा, +0.26। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +0.41 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंगनीज का क्या हो जाएगा, -1.57 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देन आयरन का कितना हो जाएगा, -0.77। एंड देन कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, -1.97। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल में पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहे हैं एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहे हैं, तो हमें इनके स्टेबिलिटीज को अलग अलग हमें एक बार जज करना पड़ेगा। समझेगा, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूं। पहले मैं एक बार ऐसा रिएक्शन लिख देता हूं। ये क्या है, स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम +3 +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टिटेनियम +2 से टिटेनियम +3 +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वनाडियम +2 से वनाडियम +3 +1 इलेक्ट्रॉन, राइट। मैंगनीज +2 से मैंगनीज +3 +1 इलेक्ट्रॉन। आयन +2 से आयन +3 +1 इलेक्ट्रॉन। समझे क्या, कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 +1 इलेक्ट्रॉन। एंड देन हाँ, कोबाल्ट तक ही दिया गया। ठीक है, और यहां पे लिखे मैंने इनके ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यूज लिख देता हूं मैं यहां पे। मतलब ये हो गया ई नॉट ऑक्सीडेशन, समझना पड़ेगा हमें। इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन कैसा है, दिस इज वेरी हाई, हाईली पॉजिटिव। फिर टिटेनियम का कितना है, +0.37। वनाडियम का कितना है, +0.26। समझे क्या, दिस इज कितना, +0.26। मैंगनीज, क्रोमियम का कितना है, सॉरी यहां पे क्रोमियम मिस हो गया मुझसे, यहां पे लिख देता हूं। क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 +1 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा है। ठीक है, क्रोमियम के लिए कितना है, क्रोमियम के लिए है +0.41 +0.41। समझे क्या, मैंगनीज के लिए कितना है, मैंगनीज के लिए है, ध्यान देना बस, -1.57। आयन के लिए कितना है, -0.77। कोबाल्ट के लिए कितना है, -1.97। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, ये हमने रिएक्शन क्या लिखा, ये हमने रिएक्शन लिखा M+2 से M+3, M+2 से M+3। बात को सुनना ध्यान से एकदम, M+2 से M+3। तो फिर से जैसा हमने पिछले केस में देखा, स्टेबिलिटी ऑफ M+2 मतलब फॉर ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ M+2 to M+3, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ M+2 to M+3। समझे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ M+3, रिएक्टिविटी ऑफ M+2, वही बताया भाई, ये वाला रिएक्शन जितना ज्यादा फीजिबल होगा M+3 उतना ज्यादा स्टेबल होगा, M+2 उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्योंकि M+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ M+2, रिड्यूसिंग पावर ऑफ M+2। ध्यान देना, दिस ऑल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
E नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ M+2 से M+3, समझे क्या? या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E नॉट रिडक्शन ऑफ M+2 से M+3, समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग वैल्यूज को देखें, हम लोग अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यूज को देख रहे हैं. फर्स्ट आई एम डीलिंग विद द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये वाले वैल्यूज कैसे नेगेटिव है और ये वाले वैल्यूज कैसे पॉजिटिव है, ये वाले वैल्यूज कैसे पॉजिटिव है, समझे क्या? राइट. तो यहां पे अगर हम अरेंज करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ M+3, तो स्टेबिलिटी ऑफ M+3 में सबसे ज्यादा किसका है? स्कैंडियम के लिए है. स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम+3 जाने के लिए, स्कैंडियम+2 से स्कैंडियम+3 जाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है? वेरी हाई है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मैंने क्या बताया? वेरी लो. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा? वेरी हाई. मतलब स्कैंडियम+3 कैसा? सबसे ज्यादा स्टेबल है. उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? क्रोमियम+3 है. अब देखो जरा ध्यान से, क्रोमियम+3 नेक्स्ट हाईएस्ट. क्रोमियम+3 इज हाईली स्टेबल. अभी मैं सारे रीजन का डिस्कशन करता हूं. क्रोमियम+3 इज नेक्स्ट मोर स्टेबल, समझे क्या? फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद हमारे पास टिटानियम+3, फिर क्या है? वैनाडियम+3. फिर हो गया हमारे पास टिटानियम+3 और फिर हो गया हमारे पास वैनाडियम+3. ये ऐसे जिनका इनोड ऑक्सीडेशन कैसा है? पॉजिटिव है, समझे क्या? ये ज्यादा स्टेबल है. ठीक है. तो स्कैंडियम+3 के स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? मोस्ट स्टेबल. स्कैंडियम+3 पहले हम लोग इनके रीजन का डिस्कशन कर देते. ये मोस्ट स्टेबल क्यों है? स्कैंडियम+3 इज मोस्ट स्टेबल. व्हाई? क्योंकि स्कैंडियम+3 इज व्हाट? आर्गन 3d0 4s0. मतलब क्या? स्कैंडियम+3 इज व्हाट? नोबल गैस configuration. इस वजह से स्कैंडियम+3 इज हाईली स्टेबल. इट इज नोबल गैस configuration. That is why स्कैंडियम+3 कैसा है? स्कैंडियम+3 इज हाईली स्टेबल. दूसरी बात, क्रोमियम+3 क्यों स्टेबल है भाई? क्रोमियम+3 क्यों स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ, यही तो रीजन इंपॉर्टेंट है. स्कैंडियम+3 क्यों स्टेबल है? क्रोमियम+3 क्यों स्टेबल है? टिटानियम+3 वैनाडियम+3 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्रोमियम+3 क्यों स्टेबल होता है? मैंने ये चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाई थी कि क्रोमियम के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, जनरली मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. क्या रीजन है? क्रोमियम+3, क्रोमियम हम जानते हैं कितना होता है? 24 होता है. क्रोमियम कितना होता है? क्रोमियम होता है आर्गन 3d5 4s1. तो क्रोमियम+3 लगा दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से क्या? 2 यहां से जाएंगे. तो क्रोमियम+3 क्या बचेगा? क्रोमियम+3 बचेगा 3d3, समझे क्या? 3d3. क्रोमियम+3 बचेगा क्या? क्रोमियम+3 बचेगा 3d3 एक्वस सॉल्यूशन में. क्रोमियम+3 एक्वस सॉल्यूशन. दिस इज ऑल्सो हाईली स्टेबल. तो 3d3 कैसा है? 3d3 में वी हैव हमें पता है कि डी ब्लॉक के मतलब डी ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट स्टेट में होते हैं ना जनरली, ऐसा T2G EG. तो ये हो गया T2G और ये हो गया EG. तो T2G कैसा है? T2G इज हाफ फिल्ड, 3d3 है. तो बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड T2G, 3d3 of Cr+3 implies half filled T2G, which makes Cr+3 highly stable, which makes Cr+3 highly stable. समझे क्या? Cr+3 कैसा है? हाईली स्टेबल है. बात समझे क्या? राइट. फिर उसके बाद ये मैंगनीज+3 कैसा हो जाएगा? मैंगनीज+3 विल बी लेस स्टेबल. इसके बारे में बात नहीं करें. जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? राइट. फिर उसके बाद हम देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं ना. फिर क्या आ गया? फिर आयरन+3 आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
क्या आ गया, आयन प्लस 3 आ गया -0.77, फिर कितना आ गया मैंगनीज प्लस 3, फिर क्या आ गया कोबाल्ट प्लस 3, समझे क्या? तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं कि फिर आ गया आयन प्लस 3, फिर आ गया मैंगनीज प्लस 3, और फिर आ गया क्या चीज, कोबाल्ट प्लस 3, फिर आ गया कोबाल्ट प्लस 3। बात समझे क्या? राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस 3 की मैंने बात करी, इसमें मैंने क्या बताया, स्कैंडियम प्लस 3 क्रोमियम प्लस 3 के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बेस्ड ऑन M प्लस 2 से M प्लस 3, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस 3 का जवाब आएगा, फिर आएगा रिएक्टिविटी ऑफ M प्लस 2 या रिड्यूसिंग पावर ऑफ M प्लस 2। तो व्हाट विल बी द रिड्यूसिंग पावर ऑफ M प्लस 2? तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस 3 है वही क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ M plus 2, reactivity of M plus 2 and reducing power of M plus 2, ठीक है। तो M plus 2 से M plus 3 जा रहा है ना, तो मैंने बताया ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्कैंडियम प्लस 2 होगा, स्कैंडियम प्लस 2 से स्कैंडियम प्लस 3 तुरंत बनेगा, वो तुरंत ऑक्सीडाइज होगा, विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, समझे क्या? देन क्रोमियम प्लस 2 से क्रोमियम प्लस 3 तुरंत कन्वर्ट होगा, तो तुरंत ऑक्सीडाइज होगा, विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग ना? उसके बाद क्या, टिटेनियम प्लस 2, और उसके बाद क्या, वनाडियम प्लस 2, एंड देन क्या, आयन प्लस 2, आयन प्लस 2 से आयन प्लस 3 उतना ज्यादा फीजिबल नहीं रहेगा, फिर क्या हो गया, मैंगनीज प्लस 2 से मैंगनीज प्लस 2 से मैंगनीज प्लस 3 जाना उतना ज्यादा फीजिबल नहीं है, और कोबाल्ट प्लस 2 से कोबाल्ट प्लस 3 जाना भी उतना ज्यादा फीजिबल नहीं है, समझे क्या? तो बेसिकली रिड्यूसिंग पावर ऐसे डिक्रीज होता है, और मोर इंपॉर्टेंस हमें इन दोनों में देना पड़ेगा, स्पेशली क्रोमियम प्लस 2 पे। क्रोमियम प्लस 2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दिस क्रोमियम प्लस 2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझे क्या? जिनके इनोड ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, अभी बस मैंने उनका डिस्कशन किया है, नेगेटिव इनोड ऑक्सीडेशन का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में डिस्कशन करते हैं, समझे क्या? इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझेगा? और इस ऑर्डर में वैसे क्या दिखा सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, समझे क्या? तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्रोमियम प्लस 2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सिमिलरली स्कैंडियम प्लस 2 आल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन 3D, strongest reducing agent in 3D सीरीज। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इस ऑर्डर में जा रहे हैं, इस ऑर्डर में जा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन निकलता है, इस ऑर्डर में जा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमको, यहां से क्वेश्चन निकलता है, इनोड ऑक्सीडेशन M प्लस 2 से M प्लस 3 डिक्रीजेज, इनोड ऑक्सीडेशन M प्लस 2 से M प्लस 3 डिक्रीजेज, या फिर यूं कह दो इनोट रिडक्शन M प्लस 3 से M प्लस 2 इंक्रीजेज, समझे क्या? अब देखो जरा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोबाल्ट के लिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 3D में, कोबाल्ट के लिए इनोट रिडक्शन, यहां से क्वेश्चन आया है, जे मेंस में आया है और नीट में भी आया है, इनोट ऑक्सीडेशन M प्लस 2 से M प्लस 3 के लिए इनोड ऑक्सीडेशन कैसा है, मिनिमम है कोबाल्ट प्लस 2 के लिए, एंड इसी कोबाल्ट प्लस 2 के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3D सीरीज में इनोड रिडक्शन प्लस 3 से प्लस 2 में किसके लिए मैक्सिमम है, तो इसका आंसर है कोबाल्ट, समझे क्या? अभी हमने बस ऑक्सीडेशन की बात करी है, अभी रिडक्शन में भी आते हैं क्योंकि पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज भी दिख रहे हैं हमको, समझे क्या? तो इस ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं, प्लस 2 स्टेट का इस ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जे मेंस में पूछा गया है, शायद 2017 या 18 में पूछा गया है, कि नीट में भी पूछा गया है, वो पहले पूछा गया है कि 3D सीरीज में प्लस 3 से प्लस 2 रिडक्शन पोटेंशियल किसका मैक्सिमम है, आंसर है कोबाल्ट, याद कर लो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका मिनिमम है, आंसर है कोबाल्ट, प्लस 2 से प्लस 3। उसी तरह से स्कैंडियम के लिए क्या, इनोट ऑक्सीडेशन
m+2 से m+3 3D सीरीज में कैसा है, मैक्सिमम है। एंड ई नॉट रिडक्शन m+3 से m+2 अभी लिखा था ना, सबसे कम है, कैसा है, मिनिमम है। तो ये जो लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिखा, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखो, समझे क्या। तो ये मैंने बताया तुमको स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझे क्या, राइट। अच्छा, अब हम लोग फोकस करते हैं, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग इनका फोकस कर ले रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज पे भी। मैंने ये तो बता दिया, यहां से हमें दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है कि ई नॉट ऑक्सीडेशन +2 से +3 के लिए, मिनिमम किसके लिए, कोबाल्ट के लिए है, एंड मैक्सिमम है स्कैंडियम के लिए। ई नॉट रिडक्शन +3 से +2 के लिए, प्लीज ध्यान दो, इससे क्वेश्चन आया है, मिनिमम है स्कैंडियम के लिए, मैक्सिमम है कोबाल्ट के लिए। ये पूछा गया है कि मैक्सिमम ई नॉट रिडक्शन +2 से +3 से +2 के लिए किसका है, कोबाल्ट का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, इतना ध्यान से पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, समझे क्या। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की, और रीजंस के बारे में बात करते हैं। भाई जैसे मैंगनीज का देखो रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव है, कोबाल्ट का भी रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा पॉजिटिव है, समझे क्या। और इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हैं, इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हैं, नेगेटिव है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कहां से हो रहा है, +3 से +2 हो रहा है, समझे क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर फॉर रिएक्शन, for which reaction, reduction reaction, m+3 से m+3 aqueous +1 electron gives m+2 aqueous। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा फीजिबल कब होगा, जब m+3 से m+2 फटाफट बन जाए, मतलब m+2 ज्यादा स्टेबल। मतलब पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ m+2, अगर m+2 ज्यादा स्टेबल होगा तो m+3 फटाफट ऑक्सीडाइज होगा, रिएक्ट होगा और m+2 में कन्वर्ट होगा। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ m+3 एंड ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि m+3 क्या रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ m+3। प्लीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले ट्रेंड को ध्यान से पढ़ना भाई। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ m+3, मैंने हमेशा से कहा है, जब कभी भी आईओसी में हम लोग वैल्यूज वाली चीजें पढ़ते हैं, हम लोग वैल्यू बेस्ड स्टडी करते हैं। इससे पहले तुमको जिसने पढ़ा उसने वैल्यू बेस्ड स्टडी कराई नहीं कराई मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड स्टडी से आती है, इस वजह से मैं सारी की सारी चीजें वैल्यू बेस्ड स्टडी से करा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है ये वाला रिएक्शन जितना ज्यादा फीजिबल होगा, मतलब रिडक्शन रिएक्शन जितना ज्यादा फीजिबल होगा, मतलब ई नॉट रिडक्शन उतना ज्यादा बड़ा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट रिडक्शन मैं काफी दिन से ही चिल्लाता आ रहा हूं, ई नॉट रिडक्शन जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा फीजिबल। अगर ई नॉट रिडक्शन ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, उतना कम होगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, सॉरी ऑक्सीडेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, समझे क्या। m+3 से m+2, समझे। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया जिनके पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में बस उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंगनीज की अगर हम बात करें, तो मैंगनीज +3 +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कितना, मैंगनीज +2, समझे क्या। आयन +3 +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कितना, आयन +2, एंड कोबाल्ट +3 +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कितना, कोबाल्ट +2। इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हैं, ये ई नॉट मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2, ये कितना है, +1.57 है। इसका मतलब क्या, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन ज्यादा फीजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले वाले से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, पहले वाले से कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है कि
Mn+2 is more stable than Mn+3. Mn+2 is more stable than Mn+3. ये बात समझे क्या? उसी तरह से तभी तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, सॉल्यूशन फीजिबल हो रहा है ना। उसी तरह से यहां पे देखो जरा, मैंने कोबाल्ट के लिए जब मैं पढ़ा रहा था रिडॉक्स, जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा था मैंने तभी बताया था, मैंने उसी समय बता दिया था कि कोबाल्ट+3 से कोबाल्ट+2 ये क्या है E0, कोबाल्ट+3 से कोबाल्ट+2 ये कितना हो गया +1.97। ये भी कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फिर से कोबाल्ट+2 is more stable than कोबाल्ट+3। जैसे मैंने यहां पे बताया था, स्पेशली क्रोमियम के लिए बताया था मैंने जैसे स्पेशली बताया यहां पे तुमको क्रोमियम के लिए, मैंने क्रोमियम के लिए स्पेशली क्या बताया, क्रोमियम के लिए मैंने स्पेशली कहां गया, हाँ मैंने ये लिखा कि स्पेशली यहां पे लिखना चाहिए कि क्रोमियम+3 मोर स्टेबल देन क्रोमियम+2। ये बात मैंने कोऑर्डिनेशन में बताई है, क्रोमियम+3 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम+2। उसी तरह कोबाल्ट+2 इज मोर स्टेबल देन कोबाल्ट+3। समझे क्या? एंड सिमिलरली गोज फॉर आयन ऑल्सो, राइट। अच्छा अब देखो चलो, नाउ लेट अस सी कि ये एक तो हो गया, ये एक तो चीज हमें ऐसे ये पता चल गई। तो अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, स्पेशली मैंगनीज की अगर हम बात करें, तो मैंगनीज का रीजन क्या हो सकता है, मैंगनीज का रीजन पूछा जाता है। मैंगनीज का रीजन ये है भाई, मैंगनीज का रीजन ये है कि मैंगनीज+3 ये कैसा है, 3d4 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, मैंगनीज+2 बनेगा, और ये क्या हो गया कि 3d5 हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना, ये क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया बिकॉज ये 3d5 है ना। इस वजह से मैंगनीज+2 इज मोर स्टेबल देन मैंगनीज+3। समझे क्या? अच्छा उसके बाद ये तो था इनके बारे में बातें, ये तो थी इनके बारे में बातें, मैंगनीज+3 से मैंगनीज+2, आयन+3 से आयन+2, कोबाल्ट+3 से कोबाल्ट+2। ठीक है, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है। सीधे रिएक्टिविटी ऑफ M+3, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ M+2 हम पहले देख चुके हैं, वही वाला स्टेबिलिटी वाला चीज फाइनल है, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो गए। बस इसको देखो, ये रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी ऑफ M+3 एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ M+3। समझे क्या? राइट। तो अब अगर हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ M+3, मैंने क्या बताया, रिएक्टिविटी ऑफ M+3, रिएक्टिविटी ऑफ M+3 एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ M+3, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ M+3। इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए तो क्या बताया मैंने, M+3 से M+2 जाएगा ना, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम, उसका रिएक्टिविटी कैसा, मैक्सिमम। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, कोबाल्ट+3 हो गया, फिर क्या हो गया, Mn+3 हो गया, फिर क्या हो गया, In+3 हो गया। समझे क्या? राइट। इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, इस ऑर्डर में पहली चीज ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, मतलब कोबाल्ट+3 एंड मैंगनीज+3 आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझे क्या? राइट। एंड एज अ रिजल्ट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर में, बिकॉज इस ऑर्डर में E0 रिडक्शन M+3 से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, M+2 डिक्रीजेस। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना ज्यादा क्या, रिएक्टिव।
समझे क्या? तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, यहां से हम ये भी कह सकते हैं, यहां से ये भी कह सकते हैं, देयरफॉर जो कभी कभार क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोबाल्ट प्लस 3 इज मोर रिएक्टिव देन Mn प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 इज मोर रिएक्टिव देन Mn प्लस 3, या फिर ये बोल सकते हैं Mn प्लस 3, या फिर ये बोल सकते हैं कोबाल्ट प्लस 3 इज लेस स्टेबल, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना कम क्या स्टेबल, लेस स्टेबल देन Mn प्लस 3। मुझे पता है ये सारी चीजें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो रही हैं, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या करें भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। सो दिस इज द थिंग, बात समझे क्या? कोबाल्ट प्लस 3 एंड Mn प्लस 3 आर व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, समझे क्या? राइट। अच्छा, अब देखो जरा, अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट, तो जनरली कंपैरिजन पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है। हमने क्या देखा? क्रोमियम में क्रोमियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल फॉर क्रोमियम, मोर स्टेबल फॉर क्रोमियम, एंड मैंगनीज में मैंगनीज प्लस 2 इज मोर स्टेबल फॉर मैंगनीज, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है, अब मेरा सवाल यह है कि ये बताओ, मेरा सवाल यह है कि ये बताओ भाई, मोर स्टेबल फॉर मैंगनीज। अब मेरा सवाल यह है कि भाई क्रोमियम प्लस 3 और मैंगनीज प्लस 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? मोर स्टेबल, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोर स्टेबल अमंग क्रोमियम प्लस 3 एंड मैंगनीज प्लस 2। अब तुम देख लो मेरी बात को ध्यान से, इसका मैं जो रीजन बता रहा हूं वो याद कर लो। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर ये है Mn प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम प्लस 3। Mn प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम प्लस 3, समझे क्या? इस बेसिस पे ऑन दिस बेसिस एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो एग्जाम में पूछते हैं, डी ब्लॉक के फॉर्म में नहीं किसी और फॉर्म में पूछते हैं। ऑन दिस बेसिस अगर हम ऐसे बात करें, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस 2, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Cr प्लस 3, समझे क्या? राइट। तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना रेडॉक्स में, विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4 माइनस और डाइक्रोमेट, समझे क्या? तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि ये पूछ रहे हैं विच इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग MnO4 माइनस और डाइक्रोमेट, तो इसका जवाब ये है क्योंकि Mn प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन Cr प्लस 3, इस वजह से MnO4 माइनस Mn प्लस 2 में ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होता है एज कंपेयर टू डाइक्रोमेट इनटू Cr प्लस 3, समझे क्या? मतलब MnO4 माइनस का रिडक्शन ज्यादा फीजिबल है एज कंपेयर टू डाइक्रोमेट का रिडक्शन। तो इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है MnO4 माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब याद कर लो, मैं क्वेश्चन आंसर लिख कर दे रहा हूं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि डाइक्रोमेट बस एसिडिक मीडियम में दिखाता है ना रेडॉक्स रिएक्शन, MnO4 माइनस तीनों मीडियम में दिखाता है, डाइक्रोमेट बस एसिडिक मीडियम में चलता है। इसी वजह से देयरफॉर E0, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन ज्यादा फीजिबल होगा, तो ज्यादा फीजिबल रिडक्शन किसका होगा? दिस इज मोर फीजिबल रिडक्शन रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो फीजिबल बट कंपैरेटिवली लेस फीजिबल, दिस इज comparatively less feasible,
Please forgive me for doing such comprehensive discussion, but I am helpless. क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे वैसे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो MnO4 माइनस मैंगनीज प्लस 7 से मैंगनीज प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2 से Cr प्लस 3 का रिडक्शन पोटेंशियल इन एसिडिक मीडियम। ये बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद रिवीजन में सारी चीजें अपने आप दिमाग में चिपक जाती हैं, समझे क्या? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? क्लियर हो गया? तो मैंने इसमें जितनी भी चीजें बताई प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना। +3 से +2 के लिए मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी हैं। अभी फटाफट हम लोग एक बार बुक का पार्ट देख लेते हैं कि ओपी टंडन में क्या दिया गया है, फिर इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो दिए गए उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देता हूं। ये देख लेता हूं, वैसे अभी टाइम तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा मैं। तो m+3 से m+2 तो बता दिया E0 वैल्यू m+3 से m+2, तो m+3 से m+2 क्या रिडक्शन है ना? तो देखो मैंने जो बताया E0 रिडक्शन फॉर स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 इज वेरी लो, या E0 ऑक्सीडेशन इज वेरी हाई, हेंस स्कैंडियम +3 इज, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है? स्कैंडियम +3 इज हाईली स्टेबल, ये सब मैंने बता दिया। हाँ, स्कैंडियम +3 इज हाईली स्टेबल, दिस इज बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है? उसके बाद कहा जा रहा है कि E0 फिर से, ये जो E0 है दिस इज अगेन व्हाट? दिस इज अगेन फॉर रिडक्शन। E0 रिडक्शन मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2 इज हाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2 के रिडक्शन ज्यादा फीजिबल है। और ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज मैंगनीज +2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू D5 कॉन्फिगरेशन। अच्छा, ये वाला पॉइंट पढ़ के लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि E0 रिडक्शन मैक्सिमम इसी का है, इसी का E0 रिडक्शन मैक्सिमम है, मगर एक्चुअली देखा जाए तो E0 रिडक्शन मैक्सिमम किसका है? +3 से +2 का मैक्सिमम E0 रिडक्शन किसका है? कोबाल्ट का है। और यहीं से एनटीए क्वेश्चन बना के पूछ लेता है और फिर बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है? पहले कोबाल्ट का है, फिर मैंगनीज का है, फिर आयरन का है, मैंने ऑर्डर लिखवा दिया, समझे क्या? राइट, तो वैल्यूज को खास करके वैल्यूज को अच्छे से स्टडी करना। फिर उसके बाद जो मैंने बताया कि E0 वैल्यूज, E0 रिडक्शन वैल्यूज, E0 रिडक्शन वैल्यूज, फिर से E0 रिडक्शन वैल्यूज फॉर मैंगनीज +3 एंड कोबाल्ट +3 इंडिकेट दैट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये भी मैंने, इस बात का भी मैंने डिस्कशन कर दिया है। दे आर व्हाट? दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, समझेगा? दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट? इसका भी डिस्कशन हैज बीन डन, राइट? तो आज कंटेंट वाइज, पेज वाइज तो ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, मगर कंटेंट वाइज हमारा डिस्कशन काफी अच्छा हुआ है। तो आज के लेक्चर को प्लीज ध्यान से पढ़ना, राइट? डोंट ट्राई टू स्किप एनीथिंग, बिकॉज इफ यू स्किप एनीथिंग कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा। और तुम्हें पता है ये सारी चीजें तुम अपने आप से पढ़ के नहीं समझ सकते, तुमको मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। विल स्टॉप हियर, थैंक यू। एनसीईआरटी के क्वेश्चन वाला पार्ट वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो चलो अब हम लोग जो हमने अभी पढ़ा दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं फटाफट से। कुछ ना कुछ एक आध चीजें नहीं मिलेंगी जो ओपी टंडन में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी मिल जाएगा, तो फटाफट से देख लेते हैं। ये सब, ये वाला ग्राफ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे डिटेल्स मैंने बता दिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि टेबल 8.4 कंटेन्स द थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटल्स टू M+2 इन सोल्यूशन। तो वो सारे पैरामीटर्स बता दिए मैंने, सब्लिमेशन एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया। सो थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल इन द सॉलिड स्टेट टू M+2। तो वो थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? वो पैरामीटर्स हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, समझे क्या? हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड एंट्रोपी चेंज डेल्टा S, दीज आर द थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स, ठीक है? राइट। और ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया किसमें? टेबल 8.4 में। ये कहा जा रहा है ना टेबल 8.4, तो टेबल 8.4, ये टेबल 8.4 की बात करें
तो एक बार एनसीईआरटी में भी नजर घुमा लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेबल 8.4 ये है, दिस इज अ टेबल 8.4। अच्छा टेबल 8.2 है ये, सॉरी, हाँ वो नेक्स्ट पेज में दिया गया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ E0 आर कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा इन टेबल 8.4, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम लोग टेबल 8.2 में चले तो टेबल 8.2 में हमें ये वैल्यूज दिख जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल M+2 से M, ये वाले सारे के सारे वैल्यूज ये हमें दिख जाएंगे, और हमने यही वाले सारे वैल्यूज पढ़े हैं, समझेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्पेशली बात करी जा रही है जो रीजन एनसीईआरटी में ओपीटी में नहीं लिखा गया था, इसमें बता रहे हैं कि कॉपर का आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों होता है कि कॉपर +2, कॉपर से कॉपर +2 जाना क्यों डिफिकल्ट है। जैसे हमने देखा ना, कॉपर से कॉपर +2 जाना डिफिकल्ट है ना, कॉपर से कॉपर +2 नहीं जा पाता है। कॉपर से कॉपर +2 E0 ऑक्सीडेशन हमने क्या देखा, E0 ऑक्सीडेशन हमने देखा -0.34, समझेगा। तो उसका रीजन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो, ये पूछा जा सकता है। सो द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर से कॉपर +2, E0 ऑक्सीडेशन कैसा है, E0 ऑक्सीडेशन कैसा है, नेगेटिव है, E0 ऑक्सीडेशन इज नेगेटिव -0.34 एंड E0 रिडक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कॉपर E0 रिडक्शन क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो कॉपर कैसा यूनिक बिहेवियर क्यों बता रहे हैं, मतलब कॉपर +2 उतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसका रीजन क्या बता रहे हैं, इसका रीजन ये बता रहे हैं कि यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग पॉजिटिव E0, तो ये E0 क्या है, ये E0 रिडक्शन है। फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मैंने कल बताया था एसिड डाइल्यूट एसिड है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ये भी बताया था, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैन रिएक्ट विद कॉपर एंड द एसिड्स बीइंग रिड्यूस। मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं कॉपर के साथ, एसिड रिड्यूस होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, एसिड बीइंग रिड्यूस एंड कॉपर बीइंग ऑक्सीडाइज टू कॉपर +2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। द हाई, अब ये रीजन बता रहे हैं, रीजन क्या बता रहे हैं कि कॉपर +2 में आसानी से ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता है, वो क्या बता रहे हैं कि हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू कॉपर +2, मतलब क्या, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर +2 का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैसा है, कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी काफी कम, इस वजह से E0 ऑक्सीडेशन कैसा है, इसका नेगेटिव है, समझेगा। तो कॉपर से कॉपर +2, कॉपर से कॉपर +2, E0 कॉपर से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट इज नेगेटिव, क्यों, बिकॉज कॉपर से कॉपर +2 यहां पे IE1 + IE2 वेरी हाई, समझे क्या, एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर +2 इज लो। इस वजह से दिख रहा है तुम्हें, हाइड्रेशन कम है और आयनाइजेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, फीजिबल नहीं होगा, इस वजह से ये ऐसा है, समझे क्या। फिर इस बार जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव वैल्यू, हमने पढ़ लिया कि लेस नेगेटिव होता जाता है जनरल ट्रेंड, अगर हम लोग अक्रॉस द सीरीज जाते हैं तो वैल्यू कैसा होता जाता है, लेस नेगेटिव होता जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव वैल्यू हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा ओपी टंडन में, is related to the general increase in the sum of the first and the second ionization, general increase in the sum of the first and the second ionization energy पढ़ लिया। It is interesting to note that the value of E0 reduction for manganese, nickel and zinc are more negative और E0 oxidation is more positive than expected from the trend, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि why is it that chromium +3 is reducing and manganese chromium +2 is reducing and manganese +3 is oxidizing when both have D4 configuration। अभी मैंने पढ़ाया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, क्रोमियम +3, क्रोमियम के लिए ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन क्या है, क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम के लिए। क्रोमियम +3 कैसा है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, है कि नहीं, राइट। एंड मैंगनीज के लिए Mn+3 से Mn+2 जाएगा, रिडक्शन होगा, मैंगनीज के लिए Mn+2 इज मोर स्टेबल, समझेगा।
तो ये कहा जा रहा है कि क्रोमियम +2 मैंगनीज +3 दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, मगर फिर भी क्रोमियम +2 ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग while मैंगनीज +3 रिड्यूस हो जाता है, मैंगनीज +3 इज ऑक्सीडाइजिंग। मैंने अभी पढ़ाया, समझेगा? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्पाइट बोथ हैविंग व्हाट D4, डिस्पाइट बोथ हैविंग D4, क्योंकि मैंगनीज +3 से ज्यादा स्टेबल मैंगनीज +2 है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन 3D5, और क्रोमियम +2 से ज्यादा क्रोमियम +3 है क्योंकि इसके पास कैसा है 3D3, और यहां पे क्या है T2G हाफ फील्ड है। समझे क्या? इस वजह से ऐसा है कि क्रोमियम के लिए क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में जाना ज्यादा प्रेफर करता है, इस वजह से क्रोमियम +2 कैसा है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मैंगनीज +3 और मैंगनीज +2 में मैंगनीज +2 ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से मैंगनीज +3 मैंगनीज +2 में जाना प्रेफर करता है, ऑक्सीडाइज होता है। समझे क्या? रिड्यूस होता है, इस वजह से मैंगनीज +2 कैसा है ऑक्सीडाइजिंग है। तो एक ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। समझे क्या? तो क्या कह रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि क्रोमियम +2 is reducing because the configuration changes from D4 to D3, the latter having half filled T2G. समझे क्या? मतलब this T3 is having what? Half filled T2G. On the other hand, the change from manganese +3 to manganese +2 results in half filled D5 configuration which has got extra stability. समझे क्या? फिर उसके बाद ये जो मैंने अभी बताया, अभी मैंने कॉपर का डिस्कशन किया, the E0 reduction potential is positive, या फिर ऐसे बोल दो, या फिर E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर कॉपर इज नेगेटिव। क्यों? कॉपर का E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि कॉपर का आयनाइजेशन एनर्जी कैसा है? काफी ज्यादा है, एंड हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है? हाइड्रेशन एनर्जी कैसा है? काफी लो है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी लो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या बताता है? ये वाला कॉम्बिनेशन बताता है कि E0 ऑक्सीडेशन कैसा है? कम होगा। समझे क्या? तो हिंट भी दिया गया, कंसिडर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी भी इसका कैसा है? हाई है। समझे क्या? राइट। फिर उसके बाद फटाफट से देखते हैं चीजों को। अब यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ये है टेबल 8.4, इसको तुम लोग देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, थर्मोकेमिकल डेटा है, देख लेना, नहीं भी देखोगे चलेगा, मैंने स्टडी तो कराई दिया है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड Mn+2 and the completely D10 Zn+2 is related to the E0 values, whereas nickel is related to high negative hydration। मैंने पढ़ा था ना कि E0 ऑक्सीडेशन ऑफ Mn+2, मैंगनीज से मैंगनीज +2, Zn से Zn+2 इज मोर पॉजिटिव, निकल से निकल +2 इज मोर पॉजिटिव, E0 ऑक्सीडेशन। तो मैंगनीज का रीजन क्या है? हाई स्टेबिलिटी ऑफ D5, जिंक का रीजन क्या है? हाई स्टेबिलिटी ऑफ D10, एंड निकल का रीजन क्या है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने ओपी टनल में नहीं पढ़ा है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब उसमें मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंजेस बताऊंगा। तो इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेंड्स इन M+3 से M+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एग्जामिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल M+3 से M+2 टेबल 8.2 shows the varying trends. The low value for scandium, हमने पढ़ा भी स्कैंडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, indicates the stability of scandium +3, high stability of scandium +3 which has noble gas configuration। ये पढ़ लिया हमने। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि कोबाल्ट +3 का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? हाईली पॉजिटिव है। मगर यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2। मतलब हमने अभी तक, चलो पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर जिंक वाला भी समझा देता हूं। कंपैरेटिवली हाई वैल्यू हमने मैंगनीज का देखा था, 1.57 था, shows that Mn+2 is more stable, whereas comparatively low value of iron, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज थे +3 से +2 के जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज थे, आयरन के वैल्यू सबसे कम था, 0.77 था, shows the extra stability of Fe+3। Fe+3 भी ठीक ठाक स्टेबल होता है, इस वजह से Fe+2 से Fe+3 इतना ज्यादा फीजिबल नहीं है जितना ज्यादा फीजिबल Mn+3 से Mn+2 है, ये ज्यादा फीजिबल है।
ये उतना ज्यादा Fe+3 से Fe+2 उतना ज्यादा फीजिबल नहीं है जितना ये फीजिबल है। क्यों? क्योंकि Fe+3 खुद में स्टेबल है ना, 3d5 ये खुद में स्टेबल है। इसका E0 रिडक्शन हमने कितना देखा था? 0.77 देखा था, क्योंकि Fe+3 खुद में स्टेबल है, 3d5 है, जबकि मैग्नीज+3 कम स्टेबल है, मैग्नीज+2 ज्यादा स्टेबल है। और इसीलिए हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज किया था। ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में हमने कैसे अरेंज किया था? कोबाल्ट+3 Mn+3 Fe+3, समझे क्या? क्योंकि ये खुद में थोड़ा ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव। मैंने ऐसा बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऐसा बताया था, डिक्रीजेस। तो वही चीज बता रहे हैं, वही चीज बताया जा रहा है कि हाँ, ये सबसे पहले, अब तो पहले इसको देख लो। अभी मैं क्लियर करता हूं कि मैंने कोबाल्ट यहां पे बोला, यहां पे जिंक लिखा है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। फिर ये देख लो जरा, मैग्नीज का वैल्यू मैंने बता दिया, कॉम्पेरेटिवली हाई वैल्यू मैग्नीज का होता है इस बिकॉज इट इज स्टेबल। कॉम्पेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ आयरन हमने देखा था, आयरन का E0 Fe+3 से Fe+2 this was plus 0.77, it was less as compared to E0 कोबाल्ट+3 से कोबाल्ट+2 ये कितना था? प्लस 1.97 था। और मैंगनीज का कितना था? प्लस 1.57 था। तो बाकी सबसे कम होता है। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू वाले, द कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वैनाडियम, वैनाडियम का वैल्यू नेगेटिव था, इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ V2। मतलब अगर वैनाडियम की बात कर रहे थे तो वैनाडियम के लिए वैनाडियम+3 से वैनाडियम+2 ये वाला रिएक्शन, गेटिंग ना? तो ये क्या कह रहे हैं? कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वैनाडियम इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V+2, मतलब क्या? हाफ फिल्ड T2G लेवल। तो वी हैव व्हाट? वी हैव स्कैंडियम कोवेट, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम। वैनाडियम क्या होता है? 3d3 4s2 होता है ना। हाँ, तो वैनाडियम+2 भी कैसा है? वैनाडियम+2 भी कैसा है? वैनाडियम+2 इज ऑल्सो स्टेबल, वैनाडियम+2 इज ऑल्सो स्टेबल, क्योंकि इसके पास भी क्या है? 3d3 है, वैनाडियम+2, समझे क्या? दिस इज ऑल्सो व्हाट? हाफ फिल्ड T2G, हाफ फिल्ड T2G, समझे क्या? चलो अब हम लोग एक बार टेबल 8.2 में नजर मार लेते हैं, फिर बस 2 क्वेश्चन और बचेंगे, उसका डिस्कशन कर लेंगे, फिर आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं कोबाल्ट कर रहा था, अभी इसमें जिंक देख लिया। तो देखो जरा क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया है, अगर ऐसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग has highest E0 M+3 से M+2, समझे क्या? और पहला ऑप्शन तुम्हें मैंगनीज दिया गया है, दूसरा ऑप्शन तुम्हें कोबाल्ट दिया गया है, तीसरा ऑप्शन तुम्हें स्कैंडियम दिया गया है, चौथा ऑप्शन तुम्हें क्रोमियम दिया गया है। तो इस केस में तुम कोबाल्ट चूज करोगे। बट अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तुम्हारा एक ऑप्शन जिंक आ गया, तो देखो यहां पे जिंक का वैल्यू मेंशन नहीं है, जिंक का वैल्यू यहां पे मेंशन नहीं है, मतलब जिंक के लिए दिस इज द वेरी हाईएस्ट, वेरी हाई वैल्यू। ओवरऑल 3D में वेरी हाई, ओवरऑल 3D में अभी जो मैं ओपी टेंडेंस बता रहा था, मैं गिवन डेटा के साथ बता रहा था कि गिवन डेटा में सबसे हाई वैल्यू कोबाल्ट का है और सबसे लो वैल्यू किसका? स्कैंडियम का है। बट ओवरऑल एब्सोल्यूट हाई वैल्यू जिंक हैज E0 Zn+3 से Zn+2 इज एब्सोल्यूट हाई, मतलब सबसे ज्यादा है, एब्सोल्यूट हाई फॉर 3D। तो अगर तुम्हें जिंक नहीं दिया गया तो तुम आंसर कोबाल्ट चूज करोगे, बट अगर तुम्हें जिंक दे दिया गया है तो फिर आंसर जिंक होगा, आंसर कोबाल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जिंक+2 ये क्या है? 3D10 होता है, समझे क्या? और जिंक+3 क्या हो जाएगा? 3D9 हो जाएगा। तो डेफिनेटली 3D9 से कहीं ज्यादा स्टेबल 3D10 है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट हाई वैल्यू किसका है? एब्सोल्यूट हाई वैल्यू इज फॉर जिंक,
समझा क्या? अगर हमें जिंक ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हम कोबाल्ट चूज कर लेंगे, जिंक ऑप्शन में दिया गया है हाईएस्ट वैल्यू के बारे में, तो हम लोग क्या चूज करेंगे? हम लोग जिंक को चूज करेंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे, कल तो मैं पढ़ा चुका हूं, फटाफट से देख लेते हैं इसको। हाँ, यहां पे देखो, एक तो ये यहां पे कहा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज ऑफ VO+2 VO2+ डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट। तो मैंने भी बताया, मैंने भी क्या बताया कि अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ऐसा दिया गया है, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर कैसा दिया गया है, ये सब क्वेश्चंस याद कर लो। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर इस तरह दिया गया है, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। तो ये सब के सब ऑक्सीडाइज होके किस में जा रहे हैं? ये सब के सब ऑक्सीडाइज होके जा रहे हैं VO2+। अभी मैंने बताया वैनाडियम का +2 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये क्या है 3D3, दिस इज T2G हाफ फिल्ड, Eg0 हाफ फिल्ड T2G। क्रोमियम डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, ये अपने मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। क्रोमियम +6 से ये किस में जाएगा? यहां पे वैनाडियम +5 है, तो यहां पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहां पे कितना ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में जाएगा? Cr+3 में जाएगा, 2Cr+3। ये भी क्या हो गया 3D3, दिस इज ऑल्सो T2G3 एंड Eg0, समझे क्या? एंड देन MnO4- मैग्नीज +7 है, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, Mn+2 में जाएगा। ये 3D5 है, पूरा का पूरा हाफ फिल्ड, मतलब Eg भी हाफ फिल्ड, T2G भी हाफ फिल्ड और Eg भी हाफ फिल्ड, Eg भी हाफ फिल्ड, दोनों हाफ फिल्ड, समझे क्या? राइट। तो इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे डिसाइड करें? इट इज डिसाइडेड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैग्नीज +2 का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, फिर क्रोमियम +3 का प्रोडक्ट स्टेबल है, फिर वैनाडियम +2 का प्रोडक्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का ऑर्डर है, सिंस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज वैनाडियम +2, क्रोमियम +3 एंड मैग्नीज +2, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इस वजह से therefore ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ VO2+ डाइक्रोमेट एंड MnO4- ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? इट इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर इट इंक्रीजेस। एंड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E0 ऑक्सीडेशन VO2+ से V+2, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब E0 रिडक्शन की बात करेंगे ना, तो ये क्या? ये E0 रिडक्शन हो गया ना, E0 रिडक्शन VO2+ से V+2, ऐसे E0 रिडक्शन भी इंक्रीज होगा डाइक्रोमेट से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, मतलब E0 रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा E0 रिडक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, MnO4- से Mn+2, ठीक है? तो E0 रिडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, E0 रिडक्शन इंक्रीजेस। तो जो रीजन मैंने डाइक्रोमेट और MnO4- का बताया था कि Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Cr+3, वही रीजन हम लोग वैनाडियम VO2+ में भी लगा देंगे। सो क्या आंसर दिया? दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। समझ आ गए होंगे। 8.5 वाला मैंने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 8.6 फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये M+2 से M की वैल्यूज है, एक्सप्लेन द इर्रेगुलर नेचर ऑफ दीज वैल्यूज। इर्रेगुलर नेचर ऑफ वैल्यूज का रीजन क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वो सब प्रॉपर नहीं है, इस वजह से इनका वैल्यू इर्रेगुलर है, समझे क्या? तो इर्रेगुलरिटीज आंसर क्या है? नॉट रेगुलर विच कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, इस वजह से इनका वेरिएशन कैसा इर्रेगुलर है, समझे क्या? तो ये सब इंटेक्स क्वेश्चंस पढ़ लो अच्छे से। फिर उसके बाद व्हाई इज इट कि द वैल्यू ऑफ Mn+3 से Mn+2 इज मोर पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ Cr+3 से Cr+2 और Fe+3 से Fe+2, समझे क्या? तो क्या कह रहे हैं? Mn+3 से Mn+2 इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू Cr+3 से Cr+2, समझे क्या? मतलब रिडक्शन पोटेंशियल
ये ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम प्लस 3 और कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन प्लस 3। तो अभी हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि बिकॉज मैंगनीज प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है ना, राइट, मैंगनीज प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये फटाफट हो जाता है। यहाँ पे क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम प्लस 2 जा रहा है तो क्रोमियम प्लस 3 ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्रोमियम प्लस 3 से क्रोमियम प्लस 2 जा रहा है, इतना फीजिबल है नहीं, इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ज्यादा फीजिबल होगा नहीं। और आयरन प्लस 3 आयरन प्लस 2 में आयरन प्लस 3 भी ठीक ठाक फीजिबल होता है, स्टेबल होता है। मतलब यहां से अगर हम बात करें Mn+3 से Mn+2, ये लीस्ट स्टेबल है, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन हाईली फीजिबल है, तो इसका E0 रिडक्शन कैसा है, बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई। और कितना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, कितना, +1.57 है। मगर बाकी का Cr+3 से Cr+2, तो इसमें ज्यादा स्टेबल तो ये है ना, तो ये क्यों फॉरवर्ड जाएगा, इस वजह से इसका E0 रिडक्शन कैसा है, नेगेटिव था। E0 रिडक्शन कैसा है इसका, नेगेटिव है। और उसी तरह से Iron+3 से Iron+2, तो भाई ये तो खुद ही स्टेबल है 3d5, इस वजह से ये उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, ये आगे जब प्रेफर करेगा मगर उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, इसी वजह से इसका E0 रिडक्शन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू मैंगनीज वाला केस +0.77, ठीक है। और वही चीज बता रहे हैं, इसमें थोड़ा घुमा के लिख दिया है कि मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज वेयर द रिक्वायर्ड चेंज फ्रॉम D4 टू D5, मतलब मैंगनीज +2 से मैंगनीज +3 नहीं बनता है, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैंगनीज +2 कितना है, 3d5 है ना, और ये कितना 3d4 है, तो यहाँ पे ऑपोजिट तरीके से आंसर दे दिया कि 3d5 से 3d4 नहीं बनता है, इस वजह से ऑपोजिट रिएक्शन फीजिबल नहीं है, तो ये वाला रिएक्शन फीजिबल है, ऐसे बताएं, समझेगा। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट व्हाई +3 स्टेट ऑफ मैंगनीज इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद ये वाला भी पढ़ानी है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr+2 और Fe+2 एंड वाई। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए Cr+2 और Fe+2 एंड वाई, तो इसको सोचना, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, राइट। मतलब इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा ना, सोचो ना, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट ना, मतलब इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो अगर ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तो Cr+2 से Cr+3 ऑक्सीडाइज कर दो, तो E0 Cr+2 से Cr+3 हमने अभी देखा ना, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, वैल्यू मैच करना, एंड Fe+2 से Fe+3 ये E0 कितना होता है, Fe+2 से Fe+3 ये कितना होता है, ये नेगेटिव होता है, -0.77, वैल्यू मैच कर लो, +2 +3 वाले, तुम्हें देखोगे कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्योंकि क्रोमियम +2 को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन +2 को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, इस वजह से क्रोमियम +2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयरन +2। और इसके बेसिस हम ये भी बता सकते हैं कि क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल देन Fe+3, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन का, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, stronger reducing agent, stronger reducing agent than Fe+2। हमें दिख रहा है यहां पे क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 बनना ज्यादा फीजिबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था, और आयरन +2 से आयरन +3 बनना लेस फीजिबल क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका क्रोमियम +2 को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्रोमियम +2 को ऑक्सीडेशन ज्यादा फीजिबल है, पहला वाला रिएक्शन इज मोर फीजिबल। अभी समझ गए होगे, अभी इतने समझदार तो हो ही तुम लोग, ठीक है। तो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया मैंने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ओवर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से पढ़ना, विल स्टॉप